नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे DIS UPPCS की 2024 के टेस्ट सीरीज़ के बारे में। ये हमारी नेक्स्ट टेस्ट सीरीज़ है, ठीक है। और इसके सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सो काइंडली वॉच देम। और जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। बाकी मैंने चैनल पे प्लेलिस्ट बना दी है, उसी में सारी UPPCS की जो भी टेस्ट सीरीज़ होंगी मैं उसमें ऐड कर दूँगा। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा डेली करंट अफेयर का MCQ प्रैक्टिस का एक वीडियो चल रहा है और उसके साथ साथ UPPCS और UPSC का PYQ का भी वीडियो चल रहा है, तो आप उसको प्ले सेक्शन से जाके देख सकते हैं, ठीक है। नाउ विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। सो राइट नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ अस इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी पोर्चुगीज़। जो मेथड हमारा रहेगा सेम रहेगा। आई विल गिव यू सम टाइम, मीनवाइल आई विल टेक अ पॉज, ओके। और उस टाइम आप क्वेश्चंस को पढ़ेंगे एंड यू विल मार्क द राइट आंसर, ओके। नाउ रीड द फर्स्ट क्वेश्चन एंड मार्क द राइट आंसर। So the right answer to the given question is the D, that is no statement is correct. So neither of them are correct. कोई भी जो है वो correct नहीं है. The first statement says that the Alfonso de Albuquerque adopted the policy of the blue water. Now this statement is incorrect because the blue water policy was adopted by the Francisco de Almeida. Okay, so Francisco de Almeida, he has adopted the blue water policy, clear, in the year of the 1505, ठीक है। तो इन द ईयर ऑफ 1505 उसने ब्लू वाटर पॉलिसी को अडॉप्ट किया था एंड फ्रांसिस्को डी अल्मीडा कनक्योर्ड दी गोवा फ्रॉम दी आदिल शाही सुल्तान of the Bijapur in the year of the 1510. Now this statement is also incorrect because he was not the Francisco de Almeida, rather than he was the अल्फांसको डी अल्बिनिकुर, ठीक है। उसने क्या किया था पोर्चुगीज़ गवर्नर था और उसने क्या किया था, डिफीट किया था आदिल शाही सुल्तान ऑफ द बीजापुर इन द ईयर ऑफ 1510 और उसके बाद उसने गोवा को क्या किया था, कनक्योर कर लिया था, ठीक है ना। सो कहने का मतलब क्या है, दोनों जो स्टेटमेंट है हमारे वो इनकरेक्ट हैं। सो द राइट आंसर इज डी। Now read the next question, question number 2, in the context of the Jat rebellion. So the right answer to the given question is B. The question is asking which statement is incorrect. कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट के बारे में। द जाट रेबेलियन अगेंस्ट द मुगल वॉज स्टार्टेड बाई द गोकुल लैंडलॉर्ड ऑफ द तिलुपत in the year of the 1669 AD. Now this statement is correct because actually जो जाट रिबिलियन था वो था अगेंस्ट थी मुगल, तो मुगल्स के अगेंस्ट में जाट रिबिलियन था एंड दिस जाट रिबिलियन वॉज स्टार्टेड बाय द गोकुल, ठीक है, जो कि एक लैंडलॉर्ड था ऑफ द तिलपुत इन द ईयर ऑफ द 1669, ठीक है ना। तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। और उन्होंने क्या किया था, उन्होंने बेसिकली एक स्टेट भी था, भरतपुर स्टेट था, वो इंडिपेंडेंट स्टेट बना, उन्होंने इस्टेब्लिश किया था इसको, ये पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, द जाट किंग बदन सिंह वॉज गिवन द टाइटल ऑफ द किंग बाय द अहमद शाह अब्दाली। दिस इज ऑल्सो द राइट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट कि जो जाट किंग थे बदन सिंह, उनको अहमद शाह अब्दाली ने एक टाइटल दिया था। किसका टाइटल दिया था, किंग का टाइटल दिया था। और एक और चीज़ पता होना चाहिए सूरजमल के बारे में। सूरजमल वॉज द रूलर ऑफ द जाट एंड ही वॉज कॉल्ड दी अफलातून। उसको जाट का क्या कहते थे, जाटों का उसको अफलातून बोलते थे, ठीक है ना। जाटों का उसको क्या बोलते थे, अफलातून बोलते थे। और जो दूसरा स्टेटमेंट लिखा है ना कि बदन सिंह लेड द फाउंडेशन ऑफ द भरतपुर स्टेट एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ द। सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट क्योंकि जो भरतपुर स्टेट था वो बदन सिंह ने नहीं बनवाया था, यानी कि उन्होंने इस्टेब्लिश नहीं किया था। इट वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय दी चूरामन, ठीक है। तो चूरामन वॉज अ पर्सन और इनके द्वारा चूरामन वॉज अ पर्सन, इन चूरामन पर्सन के द्वारा इन द ईयर ऑफ द 1700 के टाइम पे जो भरतपुर स्टेट का उसको इस्टेब्लिश किया गया था। तो बेसिकली क्या था, जाट रिबेलियन वॉज अगेंस्ट द मुगल। यहाँ से इतना पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। Now, the right answer of the question number 3 is C.
The question is saying, after seeing the repression and the murders committed by the Britishers in the Delhi during the revolution of the 1857, who said that here in front of me a vast ocean of the blood, only the Khuda knows what else I have to see. तो ये किसने कहा था कि मेरे सामने एक बहुत बड़ा ओशन है ब्लड का, सिर्फ खुदा जानता है कि मुझे और आगे क्या देखना पड़ेगा. सो ही इट वॉज सेड बाय द मिर्ज़ा गालिब. सो ही वॉज अ रेनाउंड पोएट. तो मिर्ज़ा गालिब ने ये बात कही थी. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 is which of the following statement is correct regarding the Raja Ram Mohan Roy? Not correct. Okay. Which of the following statement regarding the Raja Ram Mohan Roy was not correct? Not का आपको ध्यान रखना होता है, कई बार हम लोग नॉट भूल जाते हैं. कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? So the right answer to the given question is D. That is the statement 2 and 4 are incorrect. स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं. पहले लिखा है, अगर बात की जाए सबसे पहले राजा राम मोहन के बारे में, तो कुछ चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए. जैसे सबसे पहले उन्होंने 15 एज की ईयर में उन्होंने घर छोड़ दिया था. ठीक है, ये पता होना चाहिए. और उसके बाद उन्होंने कई सारी सोसाइटीज़ की स्थापना भी की थी. ठीक है ना. जैसे अगर बात किया जाए कौन कौन सी सोसाइटी की स्थापना की थी, जैसे उन्होंने आत्मीय समाज, ठीक है ना, आत्मीय सभा की स्थापना की थी इन द ईयर ऑफ 1814 में. ठीक है ना. और उसके बाद उन्होंने वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी. ठीक है, इन द ईयर ऑफ 1860. और आपको पता है सबसे फेमस दी ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1828 में उन्होंने स्थापना की थी. ठीक है ना. और एक और था वेदांत कॉलेज की भी स्थापना उन्होंने की थी 1817 में. ठीक है ना. ये क्लियर होना चाहिए आपको. ठीक है. तो इतनी सारी. एंड ही वॉज अगेंस्ट दी आइडल वर्शिप. यानी कि मूर्ति पूजा के जो थे वो खिलाफ थे. ये कहते थे कि बेसिकली हमें काम करना चाहिए अपने सोल पे, और यहीं से हमें इमोरल या लिबरेशन प्राप्त करनी चाहिए. तो सबसे पहले स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, जॉन डिगबई हैज़ अपॉइंटेड हिम एज द दीवान. दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. ही वॉज फाउंडेड द वेदांत सोसाइटी इन द ईयर ऑफ द 1840. अभी मैंने बताया वेदांत सोसाइटी 1814 में नहीं था, 1816 में था. जो वेदांत सोसाइटी था वो 1816 में था. ठीक है ना. नेक्स्ट इज ही गेन्ड द नॉलेज ऑफ द बुद्धिज्म फिलॉसफी इन द नेपाल. दिस इज ऑल्सो द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट इज ही हैड नॉट एक्सेप्टेड द थ्योरी ऑफ द इमोरालिटी ऑफ द इंडिविजुअल सोल इन दी उपनिषद. दिस इज इनकरेक्ट. आई टोल्ड यू कि वो ही वॉज अगेंस्ट दी आइडल वर्शिप. बट वो जो सोल के लिबरेशन और इमोरालिटी को वो मानते थे, उसमें बिलीव करते थे. ठीक है ना. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. In the 1938 the first Indian farmers school was opened. तो कहाँ पर 1938 में फर्स्ट इंडियन फार्मर स्कूल को हमने ओपन किया था? So the right answer of the given question is A. That is in the गुंटूर आंध्र प्रदेश में हमने इंडिया का पहला फार्मर स्कूल ओपन किया था. ठीक है. नाउ मैच द फॉलोइंग कांग्रेस सेशन, और उसके बाद वहाँ पर जो भी प्रोग्राम पास हुए उसको आपने मैच द फॉलोइंग करना है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 6. नाउ द राइट आंसर टू गिवन क्वेश्चन इज बी. दैट इज दी 4312. अब देखते हैं सबसे पहले 4 मतलब क्या हो गया, लाहौर सेशन की बात किया जाए तो लाहौर सेशन में हमने क्या बात किया था, पूर्ण स्वराज की बात किया था. लाहौर सेशन में हमने पूर्ण स्वराज की बात किया था. ठीक है. और लाहौर सेशन हुआ कब था, हुआ था 1929 में. ठीक है, ये पता होना चाहिए. उसके बाद क्या है, कराची सेशन कब हुआ था? कराची सेशन हुआ था बेसिकली 1931 में. कब हुआ था? 1931 में. ठीक है. और यहाँ पर बात किया जाए बी, तो बी का हो जाएगा हमारा सी, यानी कि फंडामेंटल राइट. कराची सेशन में क्या बात की थी? कराची सेशन में हमने फंडामेंटल राइट के बारे में बात किया था. ठीक है. कराची सेशन में फंडामेंटल राइट के बारे में बात किया था कि फंडामेंटल राइट हमें चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट इज दी सी इज द फैसपुर सेशन. ठीक है ना. सी कहाँ पे हुआ था? फैसपुर सेशन हुआ था हमारा बेसिक एग्रीकल्चरल लैंड के बारे में. तो यानी कि फैसपुर जो सेशन था फैसपुर का, वहाँ पर ने बात किया था क्या, बेसिक एग्रीकल्चरल राइट के बारे में. और उसके बाद आता है रामगढ़ का सेशन, वहाँ पर ने बात किया था नेशनल यूनिटी के बारे में. ठीक है. रामगढ़ के सेशन के बारे में नेशनल यूनिटी जो कि 1940 में हुआ था. क्लियर बात हो गई. ठीक है. और कुछ अगर डिटेलिंग में अगर आपको पता होना चाहिए तो कराची सेशन जो था, अगर कराची सेशन की बात किया जाए तो ये क्या था, वल्लभ भाई पटेल यहाँ पर प्रिसाइड कर रहे थे. ठीक है. कराची सेशन में. लाहौर सेशन में कौन था? जवाहरलाल नेहरू प्रिसाइड कर रहे थे. ठीक है.
ये आपको पता होना चाहिए। और फैसपुर सेशन जो था वो भी किस में था, वो भी जवाहरलाल नेहरू के अंतर्गत प्रेसाइड हुआ था। और इसी फैसपुर सेशन में 13 पॉइंट जो टेम्परेरी पॉइंट्स थे एग्रीकल्चर के, उसको पास किया गया था। तो फैसपुर आप समझ सकते हैं ये एक विलेज का सेशन था। फैसपुर क्या था, एक विलेज सेशन था। और इस विलेज सेशन में बेसिक एग्रीकल्चर यानी कि विलेज में एग्रीकल्चर होता है, तो वहाँ से हम चीज़ों को समझ सकते हैं। ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग द 11 पॉइंट डिमांड ऑफ द गांधी जी आर नॉट करेक्ट? Which of the following statement regarding the 11-point demand of the Gandhiji not correct? So the right answer given question is C, that is the 2 and 3. पहला बात किया गया है that the Gandhiji presented his 11-point demand in the year of the 31st of Jan 1930. ये स्टेटमेंट सही है कि गांधी जी ने 31 जनवरी 1930 में 11 पॉइंट डिमांड को रखा। नेक्स्ट इज ही प्रेजेंटेड दिस डिमांड थ्रू हिज लेटर न्यू इंडिया। नहीं, ये गलत है। देखो एक चीज़ बताना चाहिए, न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ, ठीक है ना। न्यू इंडिया ये लेटर थे, और कॉमनवेल्थ, ठीक है, ये किसके थे, ये थी एनी बेसेंट के, ठीक है ना, एनी बेसेंट के लेटर थे, ये पता होना चाहिए। तो उन्होंने न्यू इंडिया के थ्रू नहीं रखा था, उन्होंने रखा था किसके थ्रू, यंग इंडिया के थ्रू, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या था, गलत था। नेक्स्ट इज दिस डिमांड इंक्लूड द डिमांड फॉर द 70% रिडक्शन इन दी लैंड रेवेन्यू। तो 70% नहीं, 50% लैंड रेवेन्यू के रिडक्शन की बात कर रहा था। अ डिमांड वॉज मेड टू कट द सैलरीज ऑफ द सिविल सर्वेंट्स बाय द 50%, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो 11 पॉइंट रखा था, 11 पॉइंट की डिमांड थी उनकी, जिसमें कुछ सारी डिमांडेड थी, जैसे सिविल सर्विस की जो भी सैलरी है, ठीक है, वो रिड्यूस करना 50% से, लैंड का रेवेन्यू रिड्यूस करना 50% से, और जो आर्मी का एक्सपेंडिचर एक और चीज़ में रहती है, आर्मी का जो एक्सपेंडिचर था, ठीक है, उसको भी रिड्यूस करना बाय द 30%। तो ये सारी चीज़ें इसके बारे में बताया गया था। नाउ टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 8, हम थोड़ा स्पीड में चलेंगे वरना हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1 असिस्टेंट रीजन वाला क्वेश्चन है, मार्क द राइट आंसर। So the right answer given question is A, that is the both are correct, and A is the correct explanation of R. क्या लिखा हुआ है, in the March 1942 British government announced to send the क्रिप्स मिशन to India। बिल्कुल सही बात है, 1942 में मार्च में क्रिप्स मिशन को इंडिया भेजने की बात की गई थी, और क्रिप्स मिशन मार्च में इंडिया आया था। एक्चुअली देखा जाए तो वो 11 मार्च को क्रिप्स मिशन जो था वो ब्रिटिश से चला था, और यहाँ पर 22 मार्च को यहाँ पर आ गया था, ठीक है। फिर लिखा हुआ है मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड पुट प्रेशर ऑन द ब्रिटेन टू लिबरेट द इंडिया। बिल्कुल सही बात है, ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है, क्या हो रहा था, व्हेन जापान वॉज पुटिंग अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन दी ब्रिटेन, ठीक है ना, और वेस्टर्न अलाइज, तो क्या हो रहा था, सो ऑल द वेस्टर्न अलाइज जितनी भी थी, सो दे वर सेइंग वेदर इट वॉज द अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चाइना पुटिंग प्रेशर ऑन द ब्रिटेन टू लिबरेट द इंडिया, सही ना। सो बोथ द ऑप्शन आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्री पैलियोलिथिक एज। Pre-Paleolithic age. So the right answer of the given question is D, means no statement is correct, कोई भी statement correct नहीं है। statement लिखा हुआ है the chopping pebbles cultural instrument was the first found from the Athirampakkam near the Madras। Now this statement is incorrect because जो चॉपर चॉपिंग जो पेबल्स था, कल्चरल पेबल्स जो था, वो मद्रास की नियर से नहीं मिला था। कहाँ से मिला था वो मिला था बेसिकली आपकी सोहन वैली से, ठीक है। वो कहाँ से मिला था, वो मिला था सोहन वैली से। और सोहन वैली कहाँ पे है, सोहन वैली इन द पंजाब रीजन, ठीक। और जो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है हैंड एक्स कल्चर जो मिला था, ये मिला था मद्रास से। कहने का मतलब है ये जो दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे के वाइस वर्सा हैं। क्या है, वाइस वर्सा, यानी कि ये जो चीज़ है क्या, चॉपिंग पेबल्स, ये कहाँ मिला था, ये मिला था हमको सोहन वैली, जो कि है हमारी पंजाब में। और उसके बाद ये जो नीचे लिखा हुआ है दैट इज़ दी हैंड एक्स कल्चरल, ये कहाँ मिला था, दिस वॉज फाउंड, वी हैव फाउंड इन दी अथिरम पक्कम इन दी मद्रास, ठीक है। सो दोनों एक दूसरे के क्या है, दोनों बोथ आर द वाइस वर्सा ऑफ ईच अदर। नेक्स्ट कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी मॉडर्न पीरियड। सो राइट आंसर कौन सा इसका, 10 का, 10th का, ए, मीन्स ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। स्टेटमेंट क्या है, द ऑफिशियल करेंसी ऑफ द मॉडर्न पीरियड वॉज द पन्ना,
ठीक है, ये बिल्कुल सही है स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज इट वॉज मेड ऑफ द गोल्ड, नहीं ये गोल्ड की नहीं बनी थी, ये सिल्वर की बनी थी। किसकी बनी थी? ये सिल्वर की बनी थी, ठीक है, ये गोल्ड की नहीं बनी थी। और 2-3 कॉइन थी, जैसे बात किया जाए निष्का, ठीक है, और उसके बाद सुवर्ण, ये दोनों कॉइन थी, ये जो नाम ही इसका स्वर्ण है, ये बनी थी गोल्ड से। तो निष्का और स्वर्ण ये बनी थी गोल्ड से, ठीक है, और ये जो बनी थी ये बनी थी पन्ना, ये बनी थी सिल्वर से, और जो पन्ना था वो 3/4 ऑफ द तोला था, ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट, रिगार्डिंग दी खारावेला द चेदी डायनेस्टी रूलर ऑफ द कलिंगा, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? सो द राइट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन इज बी, बी इज़ द इनकरेक्ट। वाई? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ जो हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन है, ठीक है, देयर इज अ मेंशन ऑफ द डोनेशन ऑफ द विलेज टू द बुद्धिस्ट मॉन्क। तो बेसिकली बुद्धिस्ट मॉन्क को नहीं किया था, ये जैन मॉन्क को किया था। वहाँ पे हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन में जैन मॉन्क को डोनेट किया था। फर्स्ट स्टेटमेंट से दैट हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन इज द फर्स्ट आर्काइवल evidences given information about the canals. This is the correct option. He used the donkey to plow the fields in the Pandya rurals. ये भी सही है कि वो डंकी का इस्तेमाल करते थे to plow these fields, ठीक है, उसको खोदने में, ठीक है ना। एंड द फाउंडर की अगर बात की जाए, हुआ द फाउंडर ऑफ द चेदी डायनेस्टी, सो द फाउंडर वॉज द महामेघ वहना, महामेघ वहना। सो महामेघ वहना ही वॉज द फाउंडर ऑफ द चेदी डायनेस्टी, ठीक है ना। और ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है? हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन से। क्लियर होगी बात? नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, एकता सिस्टम के बारे में क्वेश्चन है। कौन सा स्टेटमेंट एकता सिस्टम के रिगार्डिंग सही है? सो द राइट आंसर इज द डी, मीन्स जितने भी स्टेटमेंट नहीं है सारे के सारे स्टेटमेंट क्या है हमारे सही हैं। पहले लिखा हुआ है द डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ द एकता सिस्टम इज फाउंड इन द निज़ामुल मुल्क बुक द सियासतनामा। तो ये बिल्कुल सही है, निज़ामुल मुल्क की एक बुक है सियासतनामा, उसमें हमें डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलता है एकता सिस्टम का। एकता सिस्टम का डिटेल एक्सप्लेनेशन कहाँ से मिलता है? निज़ामुल मुल्क की बुक से। नेक्स्ट इज दी क्रेडिट फॉर स्टार्टिंग द एकता सिस्टम इन इंडिया इज गो टू द मोहम्मद गोरी। बिल्कुल सही है, मोहम्मद गोरी को ही क्रेडिट जाता है। क्रेडिट फॉर द सिमेट्रिकल स्टार्टिंग द एकता सिस्टम वॉज सिस्टमैटिकली स्टार्टिंग दी एकता सिस्टम वॉज गोज टू इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश ने क्या किया था? उसको सिस्टमेटाइज किया था, सिस्टमेटिकली रूप में स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट इज दी फिरोज तुगलक अप्रूव्ड दी हेरिडेटरी राइट्स ऑफ द एकता ओवर दी एकतास। बिल्कुल सही है, फिरोज शाह तुगलक जो था उसने इक्तेदार को, मतलब जो एकता है, एकता क्या होता है बेसिकली, अगर एकता की अगर एक लैंग्वेज में बात करें तो एकता का मतलब क्या होता है? अ पीस ऑफ लैंड। क्या होता है? अ पीस ऑफ लैंड इज नोन एज द एकता, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग कंट्रीब्यूटेड इन द ट्रांसलेटिंग द महाभारत इनटू तेलुगु लैंग्वेज। किसने महाभारत को तेलुगु लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था? So the right answer is the A. There is a 1, 2 and 3 means Nananya and Tikanna and यरा पगड़ा, इन सब ने क्या किया था? यरा प्रगड़ा, ठीक है ना। इन सब ने क्या किया था? इन सब ने महाभारत को तेलुगु में क्या किया था? कन्वर्ट किया था, ट्रांसलेट किया था। अगर बात किया जाए वीरभद्र की, तो वीरभद्र ने क्या किया था? वीरभद्र ने जो अभिज्ञान शकुंतलम बुक है, ठीक है ना, उसको ट्रांसलेट किया गया था, विच वॉज रिटन बाय दी कालिदास, ठीक है ना। अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है ना, अभिज्ञान शकुंतलम जो कि लव स्टोरी है, ठीक है, तो उसको क्या किया था? वीरभद्र ने ट्रांसलेट किया था इनटू दी बेसिकली तेलुगु लैंग्वेज, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द बीरबल। बीरबल के बारे में कौन सा करेक्ट नहीं है? सो द राइट आंसर इज बी, ठीक है ना। इसमें लिखा हुआ है कि अकबर गिव द ग्रांट हिम एज द मनसब ऑफ द 5000। तो 5000 की मनसब नहीं मिलती थी उसको, कितनी मिलती थी? 2000 की मनसबदारी मिलती थी। अकबर गेव हिम द टाइटल ऑफ द कविराज एंड द राजा, बिल्कुल सही है। अकबर हैज़ ग्रांटेड हिम द जागीर ऑफ द नगरकोट, कंगरा एंड द कालिंजर, ठीक है ना, ये पता होना चाहिए, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट इज कालिंजर फोर्ट इज कहाँ पे? कालिंजर फोर्ट इज इट इज इन बांदा, ठीक है, वहाँ कालिंजर का मेला भी लगता है, ठीक है। नेक्स्ट इज दी ही डाइड इन द ईयर ऑफ द 1586 वाइल फाइटिंग अगेंस्ट दी
यूसुफ फैज़, ठीक है ना, तो उससे अगेंस्ट में लड़ाई करते टाइम उसकी क्या हो गई थी, उसकी मृत्यु हो गई थी। नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्डिंग्स इज नोन एज द रोमांस इन द स्टोन्स। बहुत प्यारी क्वेश्चन है, रोमांस इन द स्टोन, इस नाम से किस बिल्डिंग को जानते हैं हम? सो द राइट आंसर इज दी सी, दैट इज़ दी जामी मस्जिद ऑफ द फतेहपुर सीकरी। तो फतेहपुर सीकरी की जो जामी मस्जिद है उसको हम जानते हैं एज ए रोमांस इन द स्टोन के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, द assertion and reason. So the right answer is A, that is both are correct. पहला क्या लिखा हुआ है, that A, that is the Indian Constitution is the longest written constitution in the world. बिल्कुल सही है. Next is the in the modern democracy matters which have been left to the general legislation or the established political practices have also been included in the constitution document of the India. बिल्कुल सही है. जो चीज़ें बच गई हैं हमने उनको क्या किया, उनको भी हमने इनकॉर्पोरेट कर लिया हुआ है. ठीक है, यानी कि जो भी मान लीजिए हम जैसे बात करते हैं ना रेसिडुअरी पावर, तो वो क्या होता है रेसिडुअरी पावर, वो वट एवर इज लेफ्ट है ना, जो सेंट्रल स्टेट कहीं पर भी नहीं मेंशन है, सो आर द रेसिडुअरी पावर्स दैट कम्स अंडर डोमेन ऑफ द सेंटर. नेक्स्ट बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. कौन सा स्टेटमेंट सही है? So the right answer to the given question is the C. क्या लिखा हुआ है? By this, ओके वेट अ मिनट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? ओके, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? हाँ ठीक है, आंसर इसका सही होगा दैट बाय दिस अमेंडमेंट 7 सब्जेक्ट्स वर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द स्टेट लिस्ट टू दी कॉन्करेंट लिस्ट. 7 नहीं थे, बेसिकली 5 सब्जेक्ट को हमने क्या किया था, ट्रांसफर किया था. जस्ट लाइक दी एजुकेशन हो गया, फॉरेस्ट हो गया, इस तरह के 5 सब्जेक्ट को हमने ट्रांसफर किया था. फर्स्ट लिखा हुआ है एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, यू नो इट वेरी वेल. ठीक है ना. बाय दिस अमेंडमेंट वी हैव एडेड द न्यू पार्ट 4A एंड द 14A ओके वर एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो बिल्कुल सही है, पार्ट 4A दैट इज द फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ना, फॉर पार्ट 4A 51A. तो यहाँ पर क्या किया गया था, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हमने ऐड किया गया था. ठीक है, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हमने ऐड किया था. ठीक है ना. और उसके बाद बात की जाए 14A क्या बताता है, 14A बात करता है हमारे ट्रिब्यूनल्स के बारे में. ठीक है ना, ट्रिब्यूनल्स. तो ट्रिब्यूनल्स के जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं, ठीक है ना, मीन्स ट्रिब्यूनल फॉर दी एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर डिस्प्यूट. तो ये 2 तरह के होते हैं, कोई एक एडमिनिस्ट्रेटिव कोई डिस्प्यूट हो जाएगा और दूसरा क्या हो सकता है, कोई सिविल डिस्प्यूट हो सकता है उसके लिए, या अदर कोई डिस्प्यूट हो सकता है, और दोनों के लिए हम ट्रिब्यूनल्स की व्यवस्था करते हैं. ठीक है ना. तो बाय दिस अमेंडमेंट 2 न्यू पार्ट्स दैट इज द 4A दैट इज द 14A एडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है ना. बाय दिस अमेंडमेंट 3 न्यू DPSPs वर आल्सो एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, 3 न्यू जो DPSPs थे हमने उनको भी ऐड किया था, जस्ट लाइक दी 39A 43A और 48A. तो इनको भी हमने ऐड किया था. नेक्स्ट बात करते हैं, बाय दिस अमेंडमेंट द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वॉज टेकन आउट ऑफ द जुडिशियल स्क्रूटनी. ठीक है, तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसको हमने क्या किया था, जुडिशियल स्क्रूटनी से बाहर कर दिया था. ये भी हमारी बात बिल्कुल सही है. ठीक है, तो हमारा इनकरेक्ट क्या हो गया, 17 का C. ठीक है. नेक्स्ट बात किया जाए 18, क्वेश्चन नंबर 18, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट. So the right answer of given question is B, that is the second statement is the correct one. Question क्या कर रहा है, the vesting of the residual power in the center in the Indian Constitution has been taken from the Constitution of the Germany. हमने कई सारी पावर्स बोरो किया हुआ है ना, हर जगह से बोरो किया हुआ है. So the question is saying that this is something means the power of the residuary power जो कि सेंटर के साथ होती है निहित, हमने उसको जर्मनी से लिया हुआ है. ठीक है. सो दिस इज़ नॉट करेक्ट बिकॉज अगर बात किया जाए कि जो रेसिडुअरी पावर की अगर बात किया जाए, दिस इज़ वी हैव टेकन फ्रॉम द कनाडा नॉट द जर्मनी. ठीक है, तो हमने इसको कनाडा से लिया हुआ है, जर्मनी से नहीं लिया हुआ, ये पता होना चाहिए आपको.
ठीक है। तो कनाडा से और क्या क्या लिया हुआ है, जैसे कनाडा से हमने लेजिस्लेटिव पावर लिया है, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर लिया हुआ है, ठीक है ना, एडवाइजरी एजुडिकेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट लिया हुआ है। तो कई सारी जो चीज़ें हमने कनाडा से लिया हुआ है, ठीक है। फिर जर्मनी से क्या लिया हुआ है, जर्मनी से हमने लिया हुआ है जस्ट लाइक दी व्हाट वी कॉल एज द सस्पेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, ठीक है ना, या इमरजेंसीज के कोई प्रोविजंस होती हैं, इमरजेंसी पावर होती हैं, वो सारी चीज़ें हमने जर्मनी से ली हुई हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, द प्रोसेस ऑफ द एडवाइजरी एजुडिकेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम दी कनाडा। बिल्कुल सही है, अभी मैंने बताया, जैसे एडवाइजरी एजुडिकेशन हो गया, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर हो गया, है ना, और रेजिडेंटरी पावर्स हो गई, ये सारी हमने कहाँ से लिया है, ये सारी चीज़ें हमने कनाडा से लिया हुआ, हैंस द ओनली द बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19, Question number 19. Article 14 of the Constitution of India mentioned about the capacity before the law and the equal protection of law. Consider the following statement. So the right answer of the given question is C. That is both the statement are correct. क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले लिखा हुआ है इट हैज़ बीन, दैट इज द आर्टिकल 14, इट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका। सो दिस इज करेक्ट। दो चीज़ देखनी पड़ेंगी इसमें। देखो, अगर बात किया जाए आर्टिकल 14 की, तो आर्टिकल 14 के दो पार्ट होते हैं, दैट इज़ द इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है वो टेका कहाँ लिया गया है, वो लिया गया है ब्रिटिश से। इक्वालिटी बिफोर लॉ इज टेकन फ्रॉम द ब्रिटेन, क्लियर। बट इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ वो किससे लिया गया है, वो अमेरिका से लिया गया है। और यहाँ किसकी बात कर रहा है, यहाँ बात कर रहा है इसकी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की, ठीक है ना। सो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है यूएस से, अमेरिका से। पर अगर इक्वालिटी बिफोर लॉ बोल देंगे तो ब्रिटेन से लिया गया है, एंड इट इज़ अ पॉजिटिव नेचर। तो बिल्कुल सही है, ये पॉजिटिव नेचर है, यानी कि पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है इसका। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट आर द 6 स्टेजेस इन दी पार्लियामेंट फॉर दी पासिंग ऑफ द बजट। तो बजट अभी अब पता है आपको, बजट पास हुआ है, तो व्हाट आर द 6 स्टेजेस फॉर द पासेज ऑफ द बजट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो द राइट आंसर इज दी ए। देखो, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले अगर बात की जाए, सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले प्रेजेंटेशन ऑफ द बजट, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले प्रेजेंटेशन ऑफ द बजट करोगे, ठीक। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद जब प्रेजेंटेशन आप बजट हो जाएगी, ठीक है ना, तो उसके बाद क्या होगी, उसके बाद डिबेट होगी, तो दूसरा डिबेट हो गई, ठीक। तीसरी चीज़ क्या होगी, डिबेट के बाद हम क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, इन्वेस्टिगेशन बाय द डिपार्टमेंटल कमेटी, कि भाई जो बजट पास हुआ है वो ठीक है कि नहीं है ना, पैसे उस हिसाब से लगे कि नहीं लगे हैं। नेक्स्ट इज़ दी नेक्स्ट बात करते हैं हम, फिर जब डिबेट हो जाएगी, जब इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी, तब हम क्या करेंगे, वोटिंग ऑफ द डिमांड फॉर द ग्रांट। तो 4th नंबर पे ये करेंगे। 5th नंबर पे क्या करेंगे, 5th नंबर पे हम करेंगे आपकी दैट इज़ दी पासिंग ऑफ द अप्रोप्रिएशन बिल, और 6th पे करेंगे पासिंग ऑफ द फाइनेंस बिल। याद कैसे करोगे, इसको याद करोगे, सबसे पहले लास्ट के 2 स्टेप याद करेंगे हम, दैट इज़ द पासिंग ऑफ द अप्रोप्रिएशन बिल, ठीक है ना, अप्रोप्रिएशन बिल। तो अप्रोप्रिएशन जो बिल है पहले उसको पास होगी, और उसके बाद क्या है, उसके बाद फाइनेंस बिल पास होगी, ठीक है। पहले आप ए बी चलाओगे, फिर एफ बी चलाओगे। एफ बी कब चलाते हो, एफ बी हमेशा चलाते हैं लास्ट में, है ना, जब फ्री टाइम मिलता है हमको दिन भर में, तो हम फेसबुक चलाते हैं। तो ए बी और आई बी, सबसे पहले दो बिल याद कर लो, अप्रोप्रिएशन बिल और फाइनेंस बिल। तो फर्स्ट अप्रोप्रिएशन बिल पास होगा, उसके बाद फाइनेंस बिल पास होगा, बस इतनी सी चीज़ें है। और सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले पासिंग ऑफ द बजट, फिर उसके बाद जनरल डिबेट, फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होगी, और उसके बाद क्या होगा, वोटिंग फॉर डिमांड होगा, और उसके बाद अप्रोप्रिएशन बिल, और उसके बाद पासिंग द फाइनेंस बिल। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट okay regarding the qualification of the person to become the Supreme Court judge. So talking about the right answer, so the right answer given question is that D, that is 2 and 4 is correct. यहाँ लिखा हुआ है he must be the citizen by birth. by birth का ऐसा कोई भी सीन नहीं है। हाँ, अगर प्रेसिडेंट बनना है यूएस में, then there is a condition that by birth वो होना चाहिए। he must have been the judge of दी हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 5 years। बिल्कुल सही है। देखो, हाई कोर्ट के, अगर हाई कोर्ट के केस में बात किया जाए, अगर वो बंदा जज है तो 5 साल के लिए जज होगा, और अगर एडवोकेट है तो 10 साल के लिए एडवोकेट होगा, ठीक है, ये कंडीशन है। हिज एज का ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। ही मस्ट प्रैक्टिस फॉर 10 years इन द हाई कोर्ट। बिल्कुल, लॉयर के रूप में उसको 10 साल का प्रैक्टिस करना पड़ेगा हाई कोर्ट में, पर अगर जज के रूप में है तो 5 साल में काम चल जाएगा। सो डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22. At present, which of the following states have the bicameral system?
किसके पास बाई कैमरल सिस्टम है, यानी कि लोकसभा सॉरी दैट इज़ द लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, काउंसिल भी है, विधानसभा विधान परिषद दोनों है। ठीक है, तो बात किया जाए टोटल 6 स्टेट्स ऐसी हैं जिनके पास विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है, जैसे उसमें JNK हो गई, ठीक है, और उसके बाद हमारी UP हो गई, बिहार भी हो गई, ठीक, कर्नाटक भी हो गई, उसके बाद कर्नाटक के बाद हमारी तेलंगाना हो गई, ठीक, और तेलंगाना के बाद कर्नाटक हो गई। कितने हो गई? 1 2 3 4 5 6। लेकिन UP JNK था वो 2019 अगस्त में, आपको बताइए, उसको एबॉलिश कर दिया गया था। ठीक है, तो अब हमारे पास अभी यहाँ पर देखिए आंध्रा भी है, UP भी है, JNK नहीं है, ठीक है, कर्नाटक भी है, तो 1 2 4 1 2 का 4, ठीक है, राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? नॉट करेक्ट है, नॉट करेक्ट है, बताएं। सो राइट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन इज कौन सा है? चलो बताते हैं बाद में। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, सबसे पहले राइट आंसर बताते, राइट आंसर सी है इसका। क्वेश्चन क्या है? एनी कैंडिडेट इन द लोकसभा दैट इज द लोअर हाउस लॉसेस हिज डिपॉजिट इफ़ ही डज नॉट गेट 1/6 ऑफ हिज वैली वोट। बिल्कुल, जो भी जब लोकसभा का आप इलेक्शन लड़ते हो तो आपको कुछ डिपॉजिट करनी पड़ती है फ़ी, लेकिन आप अगर इलेक्शन हार गए, ठीक है, तो वो जो भी डिपॉजिट फ़ी करते हो, शायद 10,000 6,000 जो भी है, वो आपका वापस नहीं होती है। नेक्स्ट इज़ दी टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द लोकसभा जो है वो 6 साल का होता है। नॉट करेक्ट है, वेट अ मिनट, ओके, हाँ, टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द 5th लोकसभा, नॉट जनरल लोकसभा, 5th लोकसभा जो है उसका जो टर्म ऑफ ऑफिस था वो 6 साल का था। ठीक है, तो ये जो थी ये बिल्कुल ठीक है, उस टाइम वही इमरजेंसी वाली शायद बात थी, ठीक है, तभी उसको हमने बढ़ा के इंक्रीज़ किया था। ठीक है, ओके, और ये जो टर्म बढ़ाया था 1 साल, वैसे नॉर्मल क्या होता है, लोकसभा का जो कार्यकाल 5 साल का होता है, तो हमने जो 42nd अमेंडमेंट किया था ना 1976 का, ठीक है, तो वो जो अमेंडमेंट था उसी के तहत हमने इसको लोकसभा का कार्यकाल 6 साल का कर दिया था। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन द पोस्ट ऑफ द डिप्टी स्पीकर इन द लोकसभा इज गिवन टू द अपोजिशन लीडर। ना ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कंपल्शन नहीं है कि जो डिप्टी स्पीकर है वो अपोजिशन का लीडर बनेगा। इट इज़ जस्ट दी व्हाट वी कॉल एज दी, इट इज़ दी कन्वेंशन। ठीक है, एक कन्वेंशन है, और यू कैन कॉल इट एज अ प्रैक्टिस ऑल्सो, कि जो डिप्टी स्पीकर है वो अपोजिशन का बंदा होगा। नेक्स्ट इज द स्पीकर ऑफ द लोकसभा डज नॉट टेक द ओथ ऑफ द ऑफिस। बिल्कुल सही है, द स्पीकर ऑफ द जो लोकसभा है ही डोंट टेक द ओथ ऑफ द ऑफिस, यानी कि कोई स्पीकर की कोई ओथ नहीं होती, ही टेक द ओथ एज द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ द लोकसभा। क्लियर? नेक्स्ट इज दी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कैग के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? सो द राइट आंसर इज डी, दैट इज 1 2 and 4 करेक्ट। कैग के बारे में बात किया जाए, है ना, ही इज़ द आई ऑन द पब्लिक एक्सचेकर ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, कैग आर्टिकल कौन सा है? 148। एक है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल 76। ही सर्टिफाइज द नेट रिसिप्ट्स ऑफ एनी टैक्स, बिल्कुल सही है। ही ऑडिट्स द अकाउंट्स ऑफ ऑल द गवर्नमेंट कंपनीज एज पर द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। नाउ नेक्स्ट इज दी सबमिट्स द रिपोर्ट रिलेटेड टू द अकाउंट ऑफ दी सेंट्रल गवर्नमेंट टू द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर को नहीं करता है, ये किसको करता है? बेसिकली बात किया जाए तो ये जो पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है, ठीक है, तो उसी को ही क्या करता है, ये रिपोर्ट को सबमिट करता है। नेक्स्ट इज ही एक्ट एज द गाइड एंड द फ्रेंड टू द पब्लिक अकाउंट कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट, दिस इज ऑल्सो द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सो द राइट आंसर इज डी। नाउ मूविंग ऑन द क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रीजनल काउंसिल। ओके, रीजनल काउंसिल पर क्वेश्चन है, रीजनल काउंसिल के बारे में पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट नहीं सही है, मतलब गलत है रीजनल काउंसिल के बारे में। ये थोड़ा सा A B ये C है एंड ये D है। ठीक है, सो द राइट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन इज C, जो C है वो इनकरेक्ट है। पहले देखते हैं रीजनल काउंसिल। रीजनल काउंसिल की जो शुरुआत की थी हमने कैसे बनवाया था? रीजनल काउंसिल जो बना था पहले एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि इट वाज मेड फ्रॉम द लॉ ऑफ द पार्लियामेंट एंड इट वाज मेड अंडर द रीजनल काउंसिल वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956। बिल्कुल सही है, रीजनल काउंसिल्स को हमने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंतर्गत बनाया था। नेक्स्ट इज चंडीगढ़ बीइंग यूटी हैज़ नॉट बीन इंक्लूडेड इन दी रीजनल काउंसिल। ये जो स्टेटमेंट है इनकरेक्ट है, क्योंकि जो चंडीगढ़ है यूटी है, पर उसको हमने कहाँ इंक्लूड किया है? उसको हमने इंक्लूड किया है नॉर्थर्न रीजनल काउंसिल में, नॉर्दर्न रीजनल काउंसिल में। तो नॉर्दर्न रीजनल
काउंसिल में हमने चंडीगढ़ को इंक्लूड किया है। द फंक्शन ऑफ द रीजनल काउंसिल इज टू डिस्कस एंड मेक द रिकमेंडेशन ऑन द मैटर्स ऑफ द म्यूचुअल इंटरेस्ट इन द डिफरेंट स्टेट। दिस इज ऑल्सो द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो जो म्यूचुअल मतलब जो कॉमन इंटरेस्ट है उसमें उन सब्जेक्ट पर डिस्कस करती है और उसके बाद जो रिपोर्ट्स होती हैं उनको देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 रिगार्डिंग द ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट। So the right answer is B, that is only 2 is correct. लिखा हुआ है ईस्टर्न घाट आर हाइयर एज कम्पेयर टू द वेस्टर्न घाट, दिस इज इनकरेक्ट। मोस्टली जो नदियाँ कैसे बहती हैं, ऐसे बहती है ना। अगर नदियाँ ऐसे बह रही तो इसका मतलब क्या हो गया, वेस्ट वाला जो है वो हाई है, ईस्ट वाला क्या है वो लो है, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज द हाइट ऑफ द वेस्टर्न घाट इंक्रीजेज फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ, ये सही है। जो हाइट है वेस्टर्न घाट की, जैसे नॉर्थ टू साउथ जाओगे तो जो वो इंक्रीज़ कर दी जाएगी, थोड़ा एलिवेटेड है। ठीक है, सो दिस इज। और बात ये बताना चाहिए जो वेस्टर्न घाट है वो मोर क्या है, मोर स्ट्रेट है, यानी कि मोर कंटिन्यूस है इन कम्पेयर टू ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट जो है कंटिन्यूस नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ द स्टेट शेयर द बॉर्डर्स विद द स्टेट ऑफ द महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से कौन कौन स्टेट्स जो है वो बॉर्डर शेयर करते हैं। सो द राइट आंसर इज डी, दैट इज दी गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक एंड गोवा। ठीक है, सॉरी गुजरात, MP, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक एंड गोवा, ये सारे जो स्टेट्स हैं वो किससे शेयर करते हैं बॉर्डर, शेयर करते हैं महाराष्ट्र से। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ट्राइब्स एंड स्टेट। कौन सी ट्राइब किस स्टेट की है। ठीक है, तो इसमें बोला है कि कौन सा जो पेयर है वो करेक्टली मैच्ड है, सही मैच्ड है। तो इसका आंसर देखा जाए, इसका आंसर जो है वो सी है, दैट इज़ 1, 3 एंड 4 सही मैच है। दूसरा जो है वो गलत मैच है। क्यों? क्योंकि आप आइडिया लगा सकते हो, आपने सुना होगा कार्बी एंगलोंग एरिया, यहाँ पर डिस्प्यूट चलता रहता है, कार्बी एंगलोंग एरिया। सो कार्बी एंगलोंग एरिया कहाँ पे है, हिमाचल में नहीं है, वो कहाँ पे है, वो तो असम में है। तो ये ट्राइब कहाँ पे होगी, असम में होगी। लिम्बू ये कहाँ पे है, ये सिक्किम में है। ठीक है, लिम्बू जो ट्राइब है सिक्किम में है। उसके बाद डोंगरिया, डोंगरिया जो है वो बहुत फेमस ट्राइब है, डोंगरिया कोंद की, कहाँ की, उड़ीसा की। और उसके बाद केरला की है कट्टू, कट्टू का से कट्टू, का से केरल। तो का से कट्टू, का से केरल। लिम्बू, लिम्बू नींबू ये कहाँ की है, मतलब मैं चढ़ा नहीं रहा हूँ बट याद करने के लिए। लिम्बू, लिम्बू कहाँ की है, सिक्किम की है। कार भी बहुत ईजी था, आसाम की है। एंड डोंगरिया, डोंगरिया है उड़ीसा की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व। So the right answer of the question number 29 is C. Means both the statements are correct. Biosphere reserves are the special type of the territorial and the coastal ecosystems recognized under the UNESCO Man and Biosphere Reserve Program. ठीक है, यूनेस्को का एक मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है, उसी के अंतर्गत जो बायोस्फीयर रिजर्व्स है उसको रिकॉग्नाइज किया गया है। टोटल बात किया जाए कि यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल 12 बायोस्फीयर रिजर्व्स ऑफ द इंडियाज आर रिकॉग्नाइज अंडर द यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व्स वर्ल्ड नेटवर्क। टोटल जो है 22 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, उनको रिकॉग्नाइज किया गया है। ठीक है, सॉरी 12 जो है वो रिकॉग्नाइज किया गया है, बिल्कुल सही बात है, अंडर दी बायोस्फीयर रिजर्व्स वर्ल्ड नेटवर्क। और टोटल बात किया जाए कि इंडिया में टोटल कितने बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, तो इंडिया में वी हैव द 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स। राइट नाउ इन इंडिया वी हैव द 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द लेक्स इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द लेक्स, नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द लेक्स। सो टॉकिंग अबाउट द ऑप्शंस क्या लिखे, पहला ऑप्शन पढ़ते हैं। लिखा हुआ वुलर लेक इट इज़ द लार्जेस्ट लेक ऑफ द फ्रेश वाटर, बिल्कुल सही है। वुलर लेक जो है ये क्या लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। ठीक है, फिर बात करते हैं यहाँ पर चिल्का, चिल्का जो है यहाँ पे लिखा हुआ है लार्जेस्ट लेगून ऑफ द इंडिया। ठीक है, ये भी सही है। चिल्का कहाँ पे, उड़ीसा में है, लार्जेस्ट लेगून ऑफ द इंडिया। निज़ाम सागर लेक इज सिचुएटेड इन दी आंध्र प्रदेश एट दी मंजीरा रिवर। ठीक है ना, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट इज गोविंद सागर लेक इट इज सिचुएटेड इन दी उत्तर प्रदेश, दिस इज इनकरेक्ट बिकॉज द गोविंद सागर जो लेक है वो बेसिकली कहाँ पे है, इट इज़ नॉट इन दी यूपी, इट इज़ इन दी हिमाचल प्रदेश। ठीक है ना, और जो भाखड़ा डैम है, भाखड़ा जो डैम है, ठीक है ना, भाखड़ा जो डैम है वो भी कहाँ पे है, भाखड़ा डैम इज ऑल्सो सिचुएटेड इन दी गोविंद सागर लेक। ठीक है, नेक्स्ट इज दी दुर्गापुर आयरन एंड स्टील प्लांट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है रिगार्डिंग द दुर्गापुर आयरन एंड स्टील प्लांट।
31. So A is not the correct one. लिखा हुआ है दिस प्लांट वॉज स्टैब्लिश्ड इन द ईयर ऑफ द 1959 विद द कोलेबोरेशन ऑफ द जर्मनी. ठीक है, तो बात किया जाए तो ये बेसिकली जो प्लांट है वो 1959 में तो स्टैब्लिश हुआ था, बट नॉट विद द कोलेबोरेशन ऑफ जर्मनी, बट विद द कोलेबोरेशन ऑफ द ब्रिटिश और ब्रिटेन. तो ब्रिटेन के कोलेबोरेशन से इस्टेब्लिश किया गया था, नॉट विद द कोलेबोरेशन ऑफ द जर्मनी. दिस प्लांट गेट्स आयरन from the Chota Nagpur plateau and the Odisha. This is the correct option. Next is this plant gets the coal from the Jharia and the Raniganj. So Jharia and Raniganj, these two areas are very much famous for the coal. Next is this plant gets the water from the Damodar river. This is also the right option. Next is the mark the countries from which the in the Africa जहाँ से हमारी जो इक्वेटर है वो पास होती है. तो कौन सी कंट्रीज़ हैं जहाँ से हम इक्वेटर पास होती है? तो इसके लिए एक मैप है हमारे पास. इस मैप पे हम देख सकते हैं कि कौन कौन सी जो कंट्रीज़ हैं अफ्रीका में जहाँ से इक्वेटर जा रही है. तो सबसे पहले हमारे पास है, क्या है, केनिया है हमारे पास. ठीक है, तो केनिया इज़ द कंट्री जहाँ से हमारी, केनिया इज़ द कंट्री. एक सेकेंड, ओके, थोड़ा सा तो केनिया इज़ द कंट्री जहाँ से इक्वेटर जा रही है. ठीक है, युगांडा, सोमालिया एंड DRC, दैट इज़ द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, गबन. ठीक है, और उसके बाद साउथ ओम रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो. इनसे जो है वो हमारी इक्वेटर जा रही है. यहाँ पे कौन सी, कांगो से यहाँ जा रही है, केनिया से जा रही है, सोमालिया से जा रही है, तंजानिया से नहीं जा रही है. तो 32 का ऑप्शन क्या हो गया? 32 का ऑप्शन हो गया 1, 2 एंड 4, 1, 2 का 4. ठीक है, 33 की बात करें, द पोर्ट और द हार्बर विच आर सिचुएटेड विद इन द लैंड एरिया अवे फ्रॉम द कोस्ट बट आर कनेक्टेड टू द सी बाय द रिवर, उसको क्या कहते हैं? सिंपल सी बात है भाई, अगर वो लैंड से अंदर है थोड़ा सा, पर एक रिवर से कनेक्टेड है, किससे? सी से, तो उसको क्या कह देंगे? वो कह देंगे इनर पोर्ट. नेक्स्ट बात है, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रुहुर. और रुहुर के बारे में आपको स्टेटमेंट कंसिडर करना है. सो द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 24 इज सी. जो दोनों स्टेटमेंट सही है. लिखा हुआ है रुहुर लोअर राइन रीजन इज वन ऑफ द मेजर इंडस्ट्रियल रीजन इन द यूरोप. तो बिल्कुल सही है. जो रुहुर कहाँ पे है? रुहुर है हमारा जर्मनी में. ठीक है, जर्मनी में है. ठीक है ना, रुहुर कहाँ पर है? रुहुर हमारा बेसिकली जर्मनी में है. ठीक है, जर्मनी में. क्लियर. तो ये किसके लिए फेमस है? पूरा ये बेसिकली इंडस्ट्रियल रीजन है यूरोप का. ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है कोलोजन, इट इज़ एन मेजर इंडस्ट्रियल सेंटर हेयर. बिल्कुल सही है. कोलोजन एक इंडस्ट्रियल सेंटर है यहाँ का. उसके साथ साथ एक और है सेंटर, डोर्टमुंड. ठीक है, डोर्टमुंड एंड दी कोलोजन, ये दोनों क्या है? दो, बोथ आर द इंडस्ट्रियल सेंटर ऑफ हेयर. क्लियर. नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग्स वोल्केनोज आर दी एक्सटिंक्ट वोल्केनो. इनमें से कौन से वोल्केनो जो है वो एक्सटिंक्ट वोल्केनो है? मार्क द राइट आंसर. So talking about the right answer of the given question is D, that is 2 and 3 are the extinct volcano, that is the Aconcagua और किलीमंजारो जो हैं वो एक्सटिंक्ट है. अकांकागुआ कहाँ पे है? अकांकागुआ है हमारा चिली में. ठीक है, अकांकागुआ कहाँ पे है? अकांकागुआ हमारा चिली पे है, जो कि एक्सटिंक्ट वोल्केनो है. और बात किया जाए किलीमंजारो, इट इज़ इन दी तंजानिया. ठीक है, तो ये दोनों एक्सटिंक्ट हैं. बात की जाए एटना और विशुअस, ये कहाँ पे है? एटना और विशुअस ये दोनों इटली में है. ठीक है, और दोनों एक्टिव हैं. नेक्स्ट बात की जाए, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना आर करेक्ट. अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना. सॉल्व दीज 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. तीनों जो स्टेटमेंट है करंट अफेयर का क्वेश्चन है, सही है. कि क्या पायलट प्रोजेक्ट था, इसको 8 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था. ठीक है ना, इन दी नदियाद खेड़ा डिस्ट्रिक्ट इन दी गुजरात. इसका ऑब्जेक्टिव था प्रोवाइड द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी टू द लेबर्स प्रोवाइडिंग दी एक्सीडेंटल इंश्योरेंस ऑफ 10 लाख रुपीज़. द स्कीम हैज़ बीन स्टार्टेड बाय द पोस्टल डिपार्टमेंट एंड द इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक. सो एवरी स्टेटमेंट इज करेक्ट. मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी माँ प्रोग्राम इज करेक्ट. माँ प्रोग्राम के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? So the right answer is
ओनली 2, सिर्फ 2 करेक्ट है. वाई? बिकॉज इट वॉज नॉट लॉन्च इन 2018, रादर देन इट वॉज लॉन्च इन 2016. और उसका ऑब्जेक्टिव था टू मेक द पीपल स्पेशली द मदर्स अवेयर अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग. तो ब्रेस्ट फीडिंग के जो भी बेनिफिट्स हैं उसको प्रमोट करना, ये इसका एस्टेब्लिश था द इनिशिएटिव ऑफ द माँ. माँ का फुल फॉर्म क्या है? मदर एब्सोल्यूट अफेक्शन. द साइज ऑफ द बजट प्रेजेंटेड बाय द यूपी गवर्नमेंट 2024-25 का क्या बजट का साइज है? राइट आंसर इज 6736437. ये इतने करोड़ का जो बजट है वो बेसिकली पेश किया गया था. ठीक है, 7,36,437 करोड़. चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ब्लू चिप कंपनी. ब्लू चिप कंपनी के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है? सो द राइट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन इज बी. ब्लू चिप कंपनी क्या है? ये वो कंपनियां हैं वो विच वर्क्स इन देयर फील्ड फॉर द लॉन्ग टाइम एंड आर इंक्लूडेड इन द टॉप 3 कंपनीज ऑफ देयर फील्ड एंड रिकॉर्डेड इन द ब्लू चिप कंपनी. यानी कि अपनी फील्ड की जो टॉप 3 कंपनियां हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लू चिप कंपनी, है ना. आप ऐसे भी सुना होगा ऑफिसर चॉइस ब्लू, हाई क्लास ब्लू, नेवी ब्लू, इस तरह से हाई क्लास. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज प्लान्ड टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी बाय मेकिंग अ टनल इन द वोल्केनो. वोल्केनो में एक टनल बना के इलेक्ट्रिसिटी कौन जनरेट करेगा? So the right answer is the D, that is the Iceland is planning such thing. Next is the which of the following statement regarding the International Financial Corporation is correct? So the right answer is C, that is both the statements are correct. बात किया जाए इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर ऑफ जुलाई 1956 बाय द वर्ल्ड बैंक. सो वर्ल्ड बैंक ने इनको एस्टैब्लिश किया था और इसमें नियर अबाउट 186 टोटल इसके मेंबर अभी. एंड द कॉर्पोरेशन अरेंजेस द फंड फॉर द प्राइवेट इंडस्ट्रीज इन द डेवलपिंग कंट्रीज. जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको पैसा देने के लिए इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन बनाया गया था विदाउट द गवर्नमेंट गारंटी. मतलब कि आपको गवर्नमेंट की गारंटी नहीं चाहिए होगी और प्राइवेट जो इंडस्ट्रीज़ है वो यहाँ से लोन ले सकती है. एंड इट इनकरेजेस देम बाय इन्वेस्टिंग दी एडिशनल कैपिटल. क्लियर हो गई? तो यानी कि पैसे की फ्लो को बढ़ाने के लिए, लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए. नाउ असर्शन एंड द रीजन टाइप ऑफ द क्वेश्चन. सो अगर बात की जाए इस क्वेश्चन की तो यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला लिखा है आइस क्यूब्स मेक द ड्रिंक कोल्ड. बिल्कुल सही बात है, आइस क्यूब्स से क्या होती है? ड्रिंक्स कोल्ड हो जाती हैं. फिर लिखा हुआ है आइस टेकन लेटेंट हीट फ्रॉम द ड्रिंक टू मेल्ट देयर बाय कूलिंग द ड्रिंक्स. बिल्कुल सही है. देखो सिंपल सी बात है, पानी में क्या होता है? पानी गर्म रहता है. पानी गर्म है तो पानी में गर्म है तो पानी में क्या है? हीट है. कौन सी हीट है? लेटेंट हीट है. लेटेंट हीट है. जैसे आइस डालते हो तो क्या होता है? ये लेटेंट हीट को आइस ले लेती है और जब इस लेटेंट हीट को आइस ले लेगी तो आइस घुल जाएगी. सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. बोथ आर करेक्ट. नेक्स्ट 43 कौन सा इनकरेक्ट है? तो ये तो आपको पता है, काफ़ी इजी है. देखो पेडोलॉजी क्या होता है? पेडोलॉजी सॉइल से रिलेटेड है. पेडोलॉजी सॉइल से रिलेटेड है. यहाँ लिखा हुआ है द स्टडी ऑफ द प्लांट फॉसिल्स. सो स्टडी ऑफ द प्लांट फॉसिल्स को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पैलियो बॉटनी. अब भाई प्लांट की बात आ गई तो बॉटनी तो आएगी. तो पैलियो बॉटनी को बोलते हैं क्या? स्टडी ऑफ द प्लांट फॉसिल. पेडोलॉजी क्या हो गया? पेडोलॉजी तो सॉइल के लिए हो गया. फ्लावर के लिए क्या होता है? एंथोलॉजी होता है. न्यूट्रिशन के लिए ट्रोपोथोलॉजी होता है. और स्टडी ऑफ ह्यूमन मसल्स के लिए मायोलॉजी. साइटोलॉजी क्या होता है? साइटोलॉजी सेल के लिए होता है. माइकोलॉजी फंगस के लिए होता है. सब पता होना चाहिए आपको. नेक्स्ट इज दी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू दी नर्वस सिस्टम. सो द राइट आंसर इज ए, ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट. पहले लिखा हुआ है 12 पेयर ऑफ द cranial nerves are found in the human. This is correct. 32 pairs of the spinal nerves are found in the human. ठीक है. तो 32 बेसिकली बात की जाए तो 32 नहीं होते. टोटल जो पेयर होते हैं स्पाइनल नर्व्स के 31 पेयर होते हैं. और नर्व्स क्या होती हैं? इट इज़ दी लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी. नर्व्स और नोन एज द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी. और इनकी जो रीजनरेटिव कैपेसिटी होती है वो लीस्ट होती है. लिवर की रीजनरेटिव कैपेसिटी क्या होती है? मैक्सिमम होती है. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एलिमेंट्स आर एसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस के लिए क्या ज़रूरी है? ठीक है, तो हमें पता है फोटोसिंथेसिस के लिए क्या ज़रूरी है. अगर बात किया जाए, हम पता है पानी चाहिए हमको, CO2 चाहिए, सनलाइट चाहिए, ऑक्सीजन तो बनेगी. ये क्यों ज़रूरी होगी? 2 3 4
ठीक, नेक्स्ट बात किया जाए, मैच करना है आपको, ये भी ईजी है आपका, ये आंसर कैसे लगे यहाँ पे। ठीक है, हमको पता है ओजोन होल क्यों हो रहा है, CFC की वजह से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से ओजोन होल हो रहा है। तो उसका 1 का क्या हो जाएगा, D का 1 हो जाएगा। अगर D का 1 हो गया तो एक ही ऑप्शन बचा हमारे पास, C 46। क्लियर। नॉइज़ पोल्यूशन क्या होता है, डेसिबल में नापते हैं हम लोग। ठीक है ना। स्किन कैंसर क्या होता है, अल्ट्रावायलेट लाइट से हो रहा है। क्लियर हो गई बात। ठीक है, और उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, इनसैट 3D सैटेलाइट्स के बारे में कौन से स्टेटमेंट सही है। मैं थोड़ा तेज चल रहा हूँ, अदरवाइज ना बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। आप सजेशन दे सकते हो कि इसको मैं 2 पार्ट में बनाऊँ कि एक ही पार्ट में बनाऊँ। ठीक है, ना बात किया जाए इसके बारे में, बात किया जाए 47 के बारे में, तो कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ बात की जाए सारे के सारे स्टेटमेंट सही है। इनसैट जो 3D सैटेलाइट है, इसको 17 अगस्त 2024 में लॉन्च किया गया सतीश धवन स्पेस सेंटर से, जो कि श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। ठीक है ना। और इसको लॉन्च किया गया थ्रू द GSLV F41, ठीक है ना, लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया गया है। एंड नेचुरल डिजास्टर इसको ये प्रेडिक्ट करने के लिए बनाया गया था, एंड इसको यूज़ किया जाएगा फॉर द अर्थ साइंस, मेट्रोलॉजी और ओशियनो टेक्नोलॉजी के लिए। नेक्स्ट इज द असर्शन रीजन वाला कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ऑन ड्रॉपिंग द वाटर ड्रॉप्स ऑन द सरफेस ऑफ द ऑयल इट श्रिंक्स एंड टेक्स अ शेप, राउंड शेप। ठीक है, बिल्कुल सही है भाई। जैसे हम लोग पानी में क्या करते हैं, पानी में कोई भी वाटर ड्रॉप्स, ठीक है ना, कोई ऑयल है, ऑयल में हमने क्या किया, ये ऑयल है, ऑयल में हमने वाटर ड्रॉप डालेंगे तो वो गोल गोल हो जाएगी। ठीक है ना, और राउंड शेप लेगी। द एडहेसिव फोर्स बिटवीन द ऑयल एंड द वाटर इज लेस। हाँ बिल्कुल, एडहेसिव फोर्स बिटवीन द ऑयल और वाटर होता है, लेस होता है, तभी तो पानी और तेल अलग अलग हो जाता है। एंड द कोहेशन फोर्स ऑफ द वाटर बट द ग्रेटर देन द कोहेसिव फोर्स ऑफ द ऑयल। बिल्कुल सही है। वो वाटर के कोहेशन फोर्स क्या होता है, सॉरी एक सेकंड इसको पढ़ लेते हैं। एडहेसिव फोर्स बिटवीन द ऑयल एंड वाटर इज लेस देन द कोहेसिव फोर्स ऑफ द वाटर। बिल्कुल सही है। बिल्कुल, जो वाटर के कोहेशन फोर्स होता है, यानी कि 2 वाटर के मॉलिक्यूल ज़्यादा अच्छे से चिपकेंगे इन कंपेयर टू एक वाटर का मॉलिक्यूल होगा और एक ऑयल का मॉलिक्यूल होगा। ठीक है ना, एक ऑयल का मॉलिक्यूल होगा तो अच्छे से नहीं चिपकेगा, बट ग्रेटर देन द कोहेसिव फोर्स ऑफ द ऑयल। हाँ, पर ऑयल की कोहेसिव फोर्स से वो ज़्यादा होता है। क्लियर बात हो गई। यानी 2 ऑयल की बूंदें हैं वो उतने अच्छे से नहीं चिपकेंगी जितने अच्छे से 2 वाटर की बूंदें चिपक जाएंगी। तो ए इज़ द राइट आंसर। 49, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। पहले लिखा हुआ है, एन एयर बबल इमर्ज्ड इन वाटर हुज सरफेस इज कॉन्केव बट बिहेव लाइक द कॉन्वेक्स। दिस राइट स्टेटमेंट। कोई भी जो एक बबल होगा जो इमर्ज होगा वाटर में, उसकी जो सरफेस होगी वो कॉन्वेक्स होगी, बट इट विल बिहेव लाइक ए कॉन्केव लेंस। ठीक है, सो ये हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर इज लेस देन द एयर। ओके, हेंस द नेचर ऑफ द लेंस ऑफ द बबल इमर्ज्ड इन द वाटर चेंजेस। ओके ओके, तो सबसे पहले बात की जाए, देखो कोई जितना जो मीडियम होगा, जितना डेंस होगा, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो उतना ही ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे लिखा है वाटर ज़्यादा डेंस है इन कम्पेयर टू एयर, तो यानी उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ज़्यादा होगा। बात समझ गए। तो इसीलिए ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है ना। अगर बात की जाए अभी ग्लास की बात कर लो, ग्लास की, तो ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो और ज़्यादा होगा वाटर से भी। यही पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 50, द स्टेट करेक्ट स्टेटमेंट, नॉट करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है रिगार्डिंग द ग्रेफीन। ग्रेफीन के बारे में सबसे पहले लिखा हुआ है कि पहला स्टेटमेंट है, द फर्स्ट ग्रेफीन इनोवेशन सेंटर वॉज एस्टैब्लिश्ड इन दी त्रिशूर केरला। दिस इज राइट स्टेटमेंट। जो पहला स्टेटमेंट है, यानी कि जो फर्स्ट ग्रेफीन इनोवेशन सेंटर जो था वो कहाँ स्टैब्लिश किया गया था, उसको स्टैब्लिश किया था त्रिशूर केरला में। सही स्टेटमेंट है। ग्रेफीन इज द फॉर्म ऑफ द कार्बन एंड इट्स दी ट्रांसपेरेंट। बिल्कुल सही है। जो ग्रेफीन है इट इज़ दी एलोट्रॉप। ग्रेफीन इज दी एलोट्रॉप ऑफ द कार्बन। तो कार्बन का क्या है, ग्रेफीन एलोट्रॉप है। फिर लिखा था स्टेटमेंट, इट इज़ द 3 डायमेंशनल सब्सटेंस। तो बेसिकली ग्रेफीन जो है वो 3D भी हो सकता है, 2D भी हो सकता है। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि इट विल ओनली बी 3D। ठीक है, तो इसलिए हम इस स्टेटमेंट को हम थोड़ा सा इनकरेक्ट लेके चल रहे हैं। थर्ड वाले को लिखा है, इट इज़ द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये भी सही है, इसलिए सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, 51 की बात करते हैं। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, 3 डिस्ट्रिक्ट्स विद द हाईएस्ट मेल पॉपुलेशन। ऐसी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, 3 डिस्ट्रिक्ट्स जहाँ पर मेल की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हाई है अकॉर्डिंग टू ऑब्वियसली 2011 सेंसस। सो अगर इसका
आंसर बात कीजिए, राइट आंसर तो ये है आपकी मुरादाबाद, गाज़ियाबाद, कानपुर, नगर। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो मेल की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये 5 डिस्ट्रिक्ट में से हम बात कर सकते हैं। नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स हैविंग द हाईएस्ट सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो उसका जो है हाईएस्ट है, ऐसी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जहाँ का सेक्स रेशियो जो है वो हाईएस्ट है। सो अगर बात की जाए, राइट आंसर इज दी आजमगढ़। आजमगढ़ का जो सेक्स रेशियो है वो हाईएस्ट है, कितना है 10-19, 10-90, 10-19। इसका मतलब क्या हो गया, पर 1000 गर्ल्स में 10-19 क्या है, फीमेल्स हैं, ठीक है। हाईएस्ट सेक्स रेशियो नहीं, सॉरी 10 मतलब प्रति 1000 लड़कियों में, प्रति 1000 लड़कों में इतनी लड़कियां हैं, ठीक है। नेक्स्ट, consider following statement regarding the UP की census of 2011. The urban child sex ratio in the Uttar Pradesh is 885. Okay, the district having the urban child sex ratio is the Ghaziabad, highest urban sex ratio. ठीक है, तो आंसर की बात किया जाए तो आंसर जो है सिर्फ एक ही सही है, ठीक है। आंसर कौन सा सही है, सिर्फ एक ही सही है। पहला जो स्टेटमेंट है वो सही है कि जो अर्बन चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो कितना है, 885 है। और इसी में अगर बात किया जाए कि रूरल चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना है, तो वो कितना है, वो है आपका 906, यानी कि 906, यानी कि रूरल एरिया की कंडीशन ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है, इन कम्पेयर टू अर्बन एरिया। नेक्स्ट इज डिस्ट्रिक्ट हैविंग द हाईएस्ट अर्बन सेक्स चाइल्ड रेशियो, वो कहाँ पे है, तो ये बेसिकली बात किया जाए तो ये बेसिकली है कहाँ पर, मऊ में। मऊ में क्या है, हाईएस्ट अर्बन चाइल्ड सेक्स रेशियो मऊ में कितना है, 954। और गाज़ियाबाद की बात किया जाए, गाज़ियाबाद का तो और कम है, गाज़ियाबाद का कितना है 848, यानी कि 848। इसका मतलब प्रति 1000 लड़कों में कितनी लड़कियां हैं, 848। नेक्स्ट, अगेन वन क्वेश्चन ऑफ 2011 सेंसस, सेक्स रेशियो ऑफ द शेड्यूल कास्ट इन यूपी कितनी है, 900 है। आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट हैज़ द हाईएस्ट सेक्स रेशियो अमंग द शेड्यूल कास्ट। तो अगर बात की जाए कि शेड्यूल कास्ट का सेक्स रेशियो कितना है, ठीक है, तो वो 900 शेड्यूल कास्ट का जो सेक्स रेशियो है, ठीक है, वो कितना है, वो 900 नहीं है, कितना है, इट इज़ 907 है यूपी का, ठीक है। और आजमगढ़ जो है हाईएस्ट सेक्स रेशियो जो की डिस्ट्रिक्ट जो बेसिकली बात किया जाए, ठीक है, वो है, यानी कि दूसरा हमारा करेक्ट है, पहला इनकरेक्ट था, 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 55, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिस्ट्रिक्ट हैविंग द मिनिमम अर्बन पॉपुलेशन। अर्बन पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा कम है, कहाँ पर कम है, तो जो अर्बन पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा कम है वो श्रावस्ती की कम है, ठीक है, श्रावस्ती की कम है अर्बन पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा। क्लियर हो गई, अर्बन पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा कहाँ की कम है, श्रावस्ती की। क्लियर। नेक्स्ट बात करें, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, डिस्क्रिप्शन ऑफ द 16 महाजनपद इज फाउंड इन द बुद्धिस्ट टेक्स्ट अंगुत्तर निकाय। ये मैं कल स्टेटमेंट, ये मैंने कल क्वेश्चन कराया था, कल की टेस्ट में था ये, आप देख सकते हैं वहाँ पे इसी तरह का कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन था वहाँ पे अंगुत्तर निकाय के बारे में। द कैपिटल ऑफ द नॉर्दर्न पंचाल वॉज द कंपिला एंड द कैपिटल ऑफ द सदर्न पंचाल वॉज द अहिचा चत्र। सो द राइट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन इज सी, दैट इज द ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है कि 16 महाजनपद थे, उनका जो डिस्क्रिप्शन है वो कहाँ मिलता है, वो बुद्धिस्ट टेक्स्ट में मिलता है, दिस इज द राइट आंसर, कोई दिक्कत नहीं इसमें। नेक्स्ट इज द कैपिटल ऑफ द नॉर्थ पंचाल। तो देखो जो नॉर्थ पंचाल है, ठीक है ना, उसकी जो कैपिटल थी वो क्या थी, वो थी ये आपकी, दैट इज दी अइचा चत्रा। तो अइचा चत्रा जो है ये क्या है, फिर से मैं इसको इरेज करके समझाता हूँ आपको। देखो अइचा चत्रा जो है, ये जो कैपिटल थी वो थी आपकी नॉर्थ पंचाल की, ठीक, और कंपिला जो थी वो थी कैपिटल आपकी साउथ पंचाल की। तो ऊपर नीचे लिख दिया गया, वाइस वर्सा करना पड़ेगा इसका, ठीक है। सो हेंस सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट इज दी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रिपब्लिक सिचुएटेड इन द उत्तर प्रदेश इन द एंशिएंट इंडिया। अच्छा, आपने क्या करना है, रिपब्लिक और प्रेजेंट रीजन को माइंड आपने उसको मिलाना है, ठीक है। 57, तो अगर बात की जाए इसकी, तो हम बात करते हैं सबसे पहले राइट आंसर के बारे में। तो राइट आंसर है इसका सी। सी मतलब क्या हो गया, सी मतलब हो गया कि जो हमारा पहला है दैट इज, अगर बात किया जाए ए के बारे में, तो ए का राइट आंसर है 3, यानी कि जो कोलिप ऑफ द रामग्राम, ये कहाँ पे है, ये है हमारा
दैट इज़ दी गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक। उसके बाद है हमारा बी का 1 दैट इज़ दी माला, तो माला कहाँ पे है हमारा, माला है हमारा फैज़ नगर रीजन में, ठीक, फैजल नगर रीजन में। नेक्स्ट इज द सी का है 4 दैट इज द शाक्य, शाक्य कपिल ऑफ द कपिल वस्तु, ये कहाँ पर है, सी का 4 दैट इज़ दी सिद्धार्थ नगर में है। और उसके बाद कलमास ऑफ, कलमास कहाँ पे है, कलमास है हमारा गंगा यमुना द्वाब में, ठीक है। तो ये इसकी क्या हो गई, ये इसकी मैचिंग हो गई। 58 विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर द मेजर सेंटर ऑफ द जैनिज्म इन द यूपी, यूपी में जैन के इंपॉर्टेंट सेंटर्स कौन कौन से हैं। सो अगर इसका राइट आंसर देखा जाए तो जितने भी सेंटर्स दिए गए हैं ये सारे के सारे जो हैं वो जैन के क्या हैं, जैन के इंपॉर्टेंट सेंटर हैं। सो हमारा डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अयोध्या, महोबा और रौनाही, मथुरा, काशी, श्रावस्ती, सारे के सारे ऑल ऑफ दीज आर द इंपॉर्टेंट जैन सेंटर्स। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में। अकॉर्डिंग टू द ग्रीक एम्बेसडर, अकॉर्डिंग टू द ग्रीक एम्बेसडर मेगास्थनीज, डायनोस एंड दी हेराक्लिस आर, ये दोनों क्या थे, मतलब पूछ रहा है ऐसे करके। 59 देखो मेगास्थनीज जो था उन्होंने एक बुक लिखी थी इंडिका, आपको पता है मेगास्थनीज ने बुक लिखी थी इंडिका, ठीक है। और उसमें उस इंडिका बुक में एक कास्ट का मेंशन था दैट वाज द सौर सेनुई। तो एक सौर सैनी आपको पता है, तो सौर नाम क्या था उसका, सौरा सेनोई। तो सौरा सेनोई नाम की एक कास्ट थी, ठीक, जो कि वहाँ बैंक में रहती थी। कौन सी बैंक के किनारे, यमुना नदी के किनारे। यमुना नदी का पुराना नाम क्या था, जोबरनास, ठीक, ये यमुना नदी का पुराना नाम है। और वो लोग क्या करते थे, वो लोग वर्शिप करते थे शिवा की और कृष्णा की, ठीक। तो शिवा को क्या बोलते हैं, शिवा को बोलते हैं डायनोनाइस, और उसके बाद जो कृष्णा को क्या बोलते हैं, सॉरी फॉर माई प्रोनाउंसिएशन, कृष्णा को क्या बोलते हैं, हेराकल्स। क्लियर। कृष्णा को हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, तो हरे कृष्णा है ना, हरा, इनमें ना हीरा, हीरा हरा कृष्णा। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं, ये बात करते हैं स्टेट साइट्स की और एविडेंस, कौन कौन से एविडेंस मिले हैं साइट से। सो द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 60 इज बी, ठीक है ना। आप उसको मैच कर लेंगे, वो राइट आंसर है, यानी कि 2 का क्या हो जाएगा, महादब, ये कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा कपल्स क्रेव, ठीक। नेक्स्ट इज दी B1 दैट इज दी कोल्डिवा, कोल्डिवा, कोल्डिवा क्या है, ओल्डेस्ट साइट ऑफ द एग्रीकल्चर। कोल्डिवा में बहुत इंपॉर्टेंट है, कोल्डिवा में राइस मिला था, राइस मिला था, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद सी का है दैट इज़ दी 4 दैट इज़ दी सराई नहर, सराई नहर कहाँ पे है, हट फ्लोर, और उसके बाद वहाँ से हट फ्लोर मिले थे। एंड नेक्स्ट इज़ दी धौरदेव, धौरदेव में क्या मिला था, धौरदेव में हमें क्या मिला था, रॉ ब्रिक्स हाउस मिले थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ओके, SDC के गोल, सॉरी हमारे गोल्स दिए हैं, ठीक है ना, SDC के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, हमें पता है क्या, जो गोल 5 है, गोल 5 किसके बारे में बात करता है, विमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात करता है, ठीक है। गोल 7 किसके बारे में बात करता है, गोल 7 बात करता है मॉडर्न एनर्जी के बारे में बात करता है, ठीक है ना। तो उस हिसाब से देखा जाए कि ए का 2 हो गया, ए का 2 हो गया, बी का हो गया 3, ए का 2 है, बी का 3 है, तो ये जो हमारा हो जाएगा 61 का जो हमारा बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद सी का हो जाएगा 1 दैट इज़ द जो गोल 14 है वो है कंजर्वेशन ऑफ द मैराइन रिसोर्सेज, और उसके बाद जो गोल 15 है वो क्या है, वो है हमारा प्रमोशन ऑफ द डिजर्टिफिकेशन, सॉरी प्रोटेक्शन ऑफ द डिजर्टिफिकेशन, नॉट दी प्रमोशन ऑफ द डिजर्टिफिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट यदि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, अ डॉक्यूमेंट ऑफ द वेटलैंड इंक्लूडेड इन द रामसर साइट, ठीक है। नेक्स्ट इज दी Karavati bird sanctuary, it is newly created Ramsar sites located in the Karnataka. So what is the right answer? So the right answer is the B, that is only the one statement is correct. बिल्कुल सही है, पहला बोल रहा है Montrex record, it is a document of the wetland site included in the Ramsar site, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट इज दी करावती बर्ड सेंचुरी, ये कहाँ पे है, कर्नाटक में है, नहीं ये कर्नाटक में नहीं है, ये कहाँ पर, ये हमारी तमिलनाडु में है, कहाँ पर है ये, तमिलनाडु में है, हेंस बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट इज दी द स्टेट ऑफ द केरला हैज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ द एलिफेंट्स इन इंडिया, ठीक है।
वैसे हमको पता है कि ये जो स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि केरल में नहीं है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एलिफेंट कहाँ पे है, कर्नाटक में है। टोटल अगर बात की जाए इंडिया में, टोटल इंडिया में 30,000 एलिफेंट है, 30 एलिफेंट है, ठीक है। फिर लिखा हुआ है द प्रोजेक्ट एलिफेंट वॉज लॉन्च इन 1991 एज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम कंजर्वेशन ऑफ द एलिफेंट्स। बिल्कुल सही है, 1991 में प्रोजेक्ट एलिफेंट को हम लेके आए थे एंड इट वॉज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, मतलब देयर विल बी कॉपरेशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, ठीक है। सो ओनली वन इज़ द इनकरेक्ट एंड आर इज़ द करेक्ट। नाउ गंगा डॉल्फिन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहले लिखा हुआ है इट इज़ द इंडेंजर्ड स्पीशीज़, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ये गंगा जो डॉल्फिन है वो इंडेंजर्ड स्पीसीज में आती है, ठीक है। एंड इट इज़ इन इंडिया इट इज़ फाउंड इन दी स्टेट ऑफ द आसाम, यूपी एंड बिहार। तो जो दोनों स्टेटमेंट है वो सही है, तो 64 का क्या हो जाएगा, 64 का राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 65 क्या लिखा हुआ है, 65 लिखा हुआ है एलिफेंट रिजर्व और स्टेट बताने हैं आपको। इस क्वेश्चन में हम 70 का लेंगे ना, दो इसको वीडियो को डिवाइड करेंगे 2 पार्ट में हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे पहले वायनाड। देखो सबसे पहले पता है वो वायनाड कहाँ पे होगा, वायनाड केरल में है, ठीक है ना। तब वहाँ से जहाँ से राहुल गांधी वहाँ से एमपी थे, ठीक है। नेक्स्ट इज़ दी बैतरनी सोनीतपुर लेमरू, ठीक है। तो बात किया जाए लेमरू कहाँ मिलेगा, बैतरनी कहाँ मिलेगा। बैतरनी देखो, बैतरनी जो है ये उड़ीसा का है, ठीक है। बैतरनी जो है, बैतरनी एलिफेंट रिजर्व कहाँ पे है, ये उड़ीसा का है, ठीक है। यानी कि ए का 4 हो जाएगा, ए का 4 कहाँ मिलेगा, ये मिल जाएगा। फिर उसके बाद बताया मैंने वायनाड, डी का 3 है, डी का 3 ये मिल जाएगा बस आपका। फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा। लेमरू कहाँ पे है, लेमरू है हमारा छत्तीसगढ़ में है लेमरू, ठीक। और उसके बाद सी का 2 हो जाएगा, दैट इज सोनीपत कहाँ पे है, सोनीपुर कहाँ है, सोनीपुर आसाम में है, क्लियर हो गई। नाउ 66 कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। लिखा हुआ है सिनाई इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द यूरोप। बहुत प्यारा क्वेश्चन है और ये इसमें करंट अफेयर में भी है। सिनाई इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द यूरोप एंड पेरिस सिटी दैट इज़ द कैपिटल ऑफ द फ्रांस इज़ द सिचुएटेड ऑन इट्स बैंक। सबसे पहले बात करें क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। तो यहाँ पर देखो आंसर मैं बताऊँ इसका क्या है। आंसर जो है आंसर क्या है, वेरी गुड क्वेश्चन। आंसर क्या है इसका 66 का। तो 66 का बात की जाए, सबसे पहले बात की जाए कि पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि ये जो सीन नदी है, ठीक है ना, साइन बोलते हैं इसको, साइन जो रिवर है इट इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द यूरोप। तो पहली चीज़ तो ये यूरोप की लॉन्गेस्ट रिवर नहीं है, यूरोप की लॉन्गेस्ट रिवर है वोल्गा, ठीक है ना। वोल्गा रिवर है, जो मैंने कल बताया ना, वोल्गा जो रिवर है, ठीक है ना। वोल्गा जो रिवर, यहाँ पे कोई इमेज है नहीं है। वोल्गा रिवर जो थी वो कैस्पियन सी में गिर रही थी, ठीक है ना, इस वजह से उसका जो पानी था वो सॉल्टी हो गया था। तो जो साइन है, साइन इट इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूरोप, नहीं वो वोल्गा है, ठीक है। फिर लिखा हुआ पेरिस सिटी द कैपिटल ऑफ द फ्रांस इज सिचुएटेड ऑन इट्स बैंक, ठीक है। तो जो पेरिस सिटी है, ये बात बिल्कुल सही है, पेरिस जो सिटी है कैपिटल ऑफ द फ्रांस वो आपकी साइन नदी पर है, पर वो लॉन्गेस्ट रिवर नहीं है, ठीक है। उस हिसाब से देखा जाए तो ये जो दूसरा ऑप्शन है, लेकिन पहले के अकॉर्डिंग ये मैच नहीं हो रहा है ना, इसलिए हम दोनों को इनकरेक्ट कर देंगे, ठीक है। बट पेरिस, और यहीं पर ध्यान देना जो ओलंपिक अभी हो रहा है ना, ओलंपिक, ठीक है, उस ओलंपिक में ये जो रिवर है साइन रिवर, इसको क्लीन कराया गया था और वहाँ की जो लोकल मेयर उन्होंने वहाँ पे स्विम भी किया था 100 मीटर तक, ठीक है। तो ये इसलिए न्यूज़ बन गई थी। 67 की बात किया जाए, इंपॉर्टेंट डैम्स के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले आपको बहुत इंपॉर्टेंट डैम, एक बहुत अच्छा डैम पता है आपको, आसवान डैम नाइल नदी पर है, आसवान डैम नाइल नदी पर है, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं बाकी डैम्स के बारे में। करीबा, इसका राइट आंसर पर लिखें करीबा डैम जो है वो जाम्बेजी रिवर पे है, जाम्बेजी रिवर पे है, यानी कि ए का 2 हो जाएगा, और बी का क्या हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा। तो ए का 2 बी का 3 हमारा आंसर आ गया। 4 हो जाएगा सी का ओन डैम, ये कहाँ पे है, सी का हो जाएगा 4। वाइट नाइल पे, ब्लू नाइल और वाइट नाइल 2 नाइल होती हैं। और उसके बाद डी का हो जाएगा, डी का 1 हो जाएगा, दैट इज़ द कंजली डैम। ये कहाँ पर है कंजली डैम, ये आपकी नाइजर रिवर पर है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। 70 कर लेंगे इसमें, 70 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो नहीं बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। नेक्स्ट का इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्ट्रेट, ओके वेरी गुड। स्ट्रेट और कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स को कनेक्ट करना, मैं एक वीडियो बनाऊंगा स्ट्रेट के लिए सेपरेटली, ठीक है। स्ट्रेट के लिए सेपरेटली वीडियो बनेगी, तो इसमें मैंने कोई फ़ोटो ऐड नहीं की है, यहाँ पे नहीं किया है, ठीक है। 68 की अगर बात की जाए, कौन सा जो है वो लिखा हुआ है इनकरेक्ट है। तो डोबर स्टेट इंग्लिश चैनल और नॉर्थ सी को कनेक्ट करती है, सही है। और उसके बाद बॉनीफेसियो स्टेट, ये टेरेनियन सी और मेडिटेरियन सी को कनेक्ट करती है, सही है। स्टेट ऑफ ओट्रांटो, ये एड्रियाटिक सी, ये भी सही है। नेक्स्ट इज कर्च स्टेट जो है वो ब्लैक सी और सी ऑफ मरमरा,
तो कर्च सी देखा जाए ये बात करता है सी ऑफ एजोव, क्या है ये है आपका सी ऑफ एजोव और ब्लैक सी। तो सी ऑफ एजोव और ब्लैक सी को कर्च कनेक्ट करती है कौन सी, कर्च स्टेट, इसलिए डी हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन हो गया। लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद लास्ट क्या कर लेते हैं, एक काम करते हैं इस पेज के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो लास्ट क्या है अभी, मतलब सेकंड लास्ट नहीं, थर्ड लास्ट है। थर्ड लास्ट क्या है, टोटल ऑफ G20 कंट्रीज आर देयर इन दी ओशियानिया। ओके, ओशियानिया में टोटल, ओशियानिया कॉन्टिनेंट में टोटल हमारी कितनी बात कर रहे हैं, 20 कंट्रीज़ हैं। ओके, तो ये हमारा इनकरेक्ट, क्योंकि ओशियानिया में टोटल 20 कंट्रीज़ नहीं हैं। तो कितनी है टोटल ओशियानिया में कंट्री है 22, है ना। ओशियानिया कहाँ पड़ता है पता है आपको ना, ऑस्ट्रेलिया के वहाँ वाला रीजन है जो ओशियानिया का। अमंग दीज ऑस्ट्रेलिया इज़ द लार्जेस्ट कंट्री एंड द पापुआ न्यू गिनिया इज़ द स्मॉलेस्ट। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। ऑस्ट्रेलिया तो लार्जेस्ट है, लेकिन जो स्मॉलेस्ट की बात किया जाए तो इट इज़ दी नौरू, ठीक है। नौरू जो है स्मॉलेस्ट। भाई पापुआ न्यू गिनिया तो बहुत बड़ी है, ठीक है। बोर्नियो आइलैंड भी आता है, बोर्नियो आइलैंड कहाँ पे आता है, पापुआ न्यू गिनिया में, ठीक है। तो ये तो बहुत बड़ी है। नेक्स्ट, फ्रेश वाटर लेक इज एट हुज ईस्टर्न बैंक पोर्ट रेडियम इज सिचुएटेड। ओके भाई, हमको पता है फ्रेश वाटर लेक कौन सी ऐसी जिसके जो ईस्टर्न बैंक में पोर्ट रेडियम इज सिचुएटेड है। हमको पता है क्या फ्रेश वाटर लेक का मतलब क्या होता है, हमको पता है, सिंपल से पता है, जो हमारी जो ग्रेट बियर लेक, ठीक है। तो ग्रेट बियर लेक जो है फ्रेश वाटर लेक है जिसके ईस्टर्न में पोर्ट रेडियम जो है वो सिचुएटेड है, ठीक है। तो ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं 71। तो 71 का लास्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए, पहले लिखा हुआ है अभिनव भारत, ठीक है, अभिनव भारत। तो अभिनव भारत की जो बेसिकली एस्टेब्लिशमेंट ईयर है वो 1904 है, ठीक। उसके बाद लिखा अनुशीलन समिति, अनुशीलन समिति ये बनी थी 1907 में। तो यानी कि ए का हो गया 3, ए का 3 और बी का 1, ए का 3 बी का 1, ये हो गया। सी का क्या हो जाएगा, सी का 4 है, सी का 4। इसके बाद मित्र मेला ये 1901 में है, और उसके बाद नौजवान भारत सभा ये हो जाएगा 2, दैट इज़ दी 1926, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम 72 से बात करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ताकि हम क्या कर सकें, हम और अच्छे से तैयारी कर सकें और अच्छे से चीज़ों को समझ सकें, ठीक है। तो अगर आपको गुड अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मतलब ये तो नहीं अच्छा लग रहा होगा, मैं आपके लिए अच्छा सा बना देता हूँ, ठीक है। ये अच्छा सा बन गया, क्लियर। इसका नाम है गोलू। तो अगर आपको गोलू अच्छा लगा है, गोलू से पढ़ने मज़ा आ रहा है, तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद। दिस इज मोहित फ्रॉम द विजय IAS, थैंक यू।